आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। हम यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सामाजिक जीवन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक स्थिति क्या थी और आर्थिक जीवन कैसा था। तो आइए आज हम सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर नियोजन की जो विशेषताएं थी उनका अध्ययन कर लिया है। तो सामाजिक जीवन में हमने अध्ययन किया कि यहाँ का समाज 4 भागों में विभाजित था। यहाँ 4 प्रजातियाँ थी, जिसमें मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना गया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं सामाजिक जीवन। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति। यहाँ के मृद भांडों पर स्त्री एवं पुरुषों को गहने पहने हुए दिखाया गया है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषणों का शौक था। तो यहाँ मृद भांडों पर स्त्री पुरुषों को गहने पहने हुए दिखाया गया है, अर्थात यहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। कुछ उदाहरण है, श्रृंगार से संबंधित कुछ उदाहरण है। देखिए, उदाहरण के लिए हमें कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए इसमें नंबर एक एक स्थान है चनहुदड़ो। आपने इसके बारे में अध्ययन किया है और मैंने वीडियो में बताया भी था। यहाँ से लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक के प्रमाण चनहुदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार नंबर 2 नौसारो नामक स्थल है पाकिस्तान में, और यहाँ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें सिंदूर के प्रमाण मिले। इसी प्रकार नंबर 3 हड़प्पा से हमें श्रृंगारदान एवं काजल के अवशेष मिले हैं। आँखों में लगाने वाली काजल, तो काजल और श्रृंगारदान, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। श्रृंगार से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जो कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 4 कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली हैं। और नंबर 5 मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। दोस्तों, मृद भांडों पर स्त्री एवं पुरुष दोनों को गहने पहने हुए दिखाया गया है।
और ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका स्थल है चनूदड़ो, यहाँ से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। नौसारो जो पाकिस्तान में, चनूदड़ो पाकिस्तान में, यहाँ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से श्रृंगारदान, काजल के अवशेष। कालीबंगा से हाथी दांत की चूड़ियाँ और मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार यहाँ के निवासी शांति प्रिय थे, सिंधु सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे, अर्थात यहाँ से हमें तलवार के अवशेष नहीं मिले। तो इसी में हम नोट करेंगे, यहाँ के निवासी शांति प्रिय थे, अर्थात तलवार के अवशेष नहीं मिले या तलवार के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी प्रकार यहाँ के सामाजिक जीवन की अन्य विशेषताओं की बात करें, यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। तो यहाँ के निवासी शाकाहारी व मांसाहारी थे, शाकाहारी व मांसाहारी थे। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ के निवासी सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे, सूती और ऊनी वस्त्र धारण करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र धारण करते थे और इनके मनोरंजन के साधनों की बात करें, मछली पकड़ना, शिकार करना, शतरंज खेलना, पासा खेलना। तो मनोरंजन के जो साधन थे वो देख लीजिए। मनोरंजन के साधन इनके मनोरंजन के साधन देखिए, शतरंज, पासा, शिकार करना व मछली पकड़ना, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। इसी प्रकार यहाँ अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। अंतिम संस्कार, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। देखिए, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और शवदाह है, शव को जलाना। यहाँ 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और शवदाह है। हम नोट में 3 लाइन और लिखेंगे। नोट नंबर 1, हड़प्पा के दक्षिण से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे दोस्तों नाम दिया गया R37। हड़प्पा के दक्षिण से कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया। नंबर 2, हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। और नंबर 3, मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था।
और हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। तो ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। इनके मनोरंजन के साधन थे शतरंज, पासा, शिकार करना, मछली पकड़ना। अंतिम संस्कार कितने प्रकार से होता था? 3 प्रकार से, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और शवदाह है। हड़प्पा स्थल के दक्षिण से हमें एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। तो ये था यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ की सामाजिक स्थिति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन या यहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति। देखिए दोस्तों, यहाँ की निवासी प्रकृति की पूजा करते थे, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। यहाँ के निवासी बहुदेववाद थे और पवित्र वृक्ष पीपल को माना जाता था, पवित्र पक्षी बतख को माना जाता था और पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल, जिसकी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। तो यहाँ योग की क्रिया भी प्रचलित थी। ये अंधविश्वासी भी थे, जादू टोने में विश्वास करते थे। लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बलि प्रथा की जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ के धार्मिक जीवन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फैक्ट है, उनको भी आप साथ साथ देख लीजिए। तो इसमें हम बात करें, धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे। जैसे हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से जिसे प्रकृति की देवी कहा गया। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं मिले, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं मिले और मोहनजोदड़ो की तरह किसी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बहुदेववादी थे, अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इसी प्रकार लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्नि पूजा का प्रचलन था, बलि प्रथा प्रचलित थी। यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन था। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते थे। जादू टोने में विश्वास करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग में होता था, लेकिन यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है किसी धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ सामूहिक स्नान किया जाता होगा। इसी प्रकार हड़प्पा से
मातृ देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और लिंग पूजा व योनि पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ छोटे और बड़े आकार के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं और कुछ छल्ले प्राप्त हुए हैं जिनको विद्वानों के अनुसार योनि का रूप माना गया। तो यहाँ के निवासी लिंग पूजा और योनि पूजा भी किया करते थे। इसी प्रकार यहाँ पवित्र वृक्ष पीपल, यहाँ के निवासी किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? पीपल। पवित्र पक्षी बतख और पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल। एक श्रृंगी बैल, और इसकी मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो एक बार दोबारा देखिए, हम यहाँ के धार्मिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। लोथल कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो बलि प्रथा का प्रचलन था। इसी प्रकार जादू टोने में विश्वास करते थे। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं और किसी धार्मिक स्थल के अवशेष नहीं मिले, यद्यपि मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लिंग पूजा, योनि पूजा करते थे। इनका पवित्र वृक्ष पीपल, पवित्र पक्षी बतख और पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल, जिसकी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान और योग की क्रिया भी प्रचलित थी। हड़प्पा में ध्यान एवं योग की क्रिया भी प्रचलित थी। ध्यान एवं क्रिया भी प्रचलित थी। ये पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे। आइए इसके बारे में देखते हैं। पशुपति की पूजा, यहाँ के निवासी पशुपति की पूजा करते थे। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक मोहर से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी योगी का चित्र बना हुआ है मोहर पर, और वो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। तो योगी मोहर पर पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योगी पुरुष है, पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। इसकी खोज अर्नेस्ट मैक के द्वारा की गई, और
जॉन मार्शल ने इसे पशुपति नाम दिया। जॉन मार्शल ने इसे कौन सा नाम दिया? पशुपति। और यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। देखिए, एक योगी की प्रतिमा है, जैसे ये योगी की प्रतिमा एक छोटा सा बना लेते हैं अपन। ये जैसे इसके हाथ हैं और ये इसके पैर हैं। एक सामान्य प्रतिमा सी बना रहे हैं अपन। इसमें देखिए, योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके इस साइड में यहाँ एक तो है हाथी और एक है बाघ। इस साइड में हाथी और बाघ और इस साइड में गैंडा और भैंसा। तो आपको ये पशु भी याद रखने हैं। हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। और यहाँ पैरों के सामने दो हिरण हैं। इसके पैरों के सामने दो हिरण हैं। तो योगी का जो प्रमाण है वो मोहर से मिला है, पद्मासन अवस्था में है। और इसकी खोज अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई। और जॉन मार्शल ने इसे पशुपति नाम दिया। देखिए, इसके इस साइड में हाथी और बाघ और यहाँ गैंडा और भैंसा। और इसके पैरों की तरफ कितने हिरण हैं? दो हिरण हैं। तो ये था यहाँ का धार्मिक जीवन। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन के अनेक पक्ष हैं जिनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति, एक ही बात है, आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति। और इसमें पहला बिंदु लेते हैं अपन कृषि। आर्थिक जीवन में पहला बिंदु है अपना कृषि। तो यहाँ के जो निवासी थे वो सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के आसपास से हुआ है। इसीलिए यहाँ के निवासी सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे। लेकिन हमें एक उदाहरण मिलता है धोलावीरा से प्राकृतिक जलाशय अर्थात 16 प्रकार के जलाशय प्राप्त हुए। सुरतगोई से नहरों के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ के निवासी सिंचाई मुख्य रूप से नदियों पर आधारित थे। सिंचाई का माध्यम नदियाँ हुआ करती थी। इसी प्रकार ये लोग नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में फसल को काट लेते थे। मुख्यतः रबी की फसल बोते थे। इसी प्रकार यहाँ के निवासी मुख्यतः 9 फसलों से परिचित थे या 9 प्रकार की फसलों की इन्हें जानकारी थी। इसी प्रकार जैसे हमें लोथल से चावल, बाजरा, आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसी प्रकार हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। राजस्व वसूली अनाज के रूप में की जाती थी। तो अन्न भंडार का मुख्य मुद्दा क्या हुआ? अन्न भंडार बनाने का मुख्य कारण क्या हुआ? जो अनाज बच जाता था अधिशेष उसे उद्योगों में भेजा जाता था। तो कृषि मुख्यतः नदियों पर आधारित थी। तो आइए दोस्तों, यहाँ कृषि से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो कृषि में हम पहले बिंदु की बात करें तो सिंचाई नदियों पर आधारित थी। तो ये लोग सिंचाई के लिए
नदियों पर आधारित थे। नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में फसल को काट लेते थे। नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती थी और मार्च अप्रैल में फसल काटते थे। नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती थी और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता था। और यहाँ के निवासी 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे। फसलों से मुख्यतः परिचित थे। जैसे कुछ नाम हम नोट कर लेंगे, जैसे गेहूं, जौ, चावल, कपास, सरसों, मटर, तरबूज आदि। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना है आपको। गेहूं, जौ, चावल, कपास, सरसों, मटर, तरबूज, ये मुख्य रूप से 9 फसलों से परिचित है। 1 2 आप नोट्स वगैरह में, किताब वगैरह में देख लेना, बाकी मैं बता दूंगा आपको। तो गेहूं, जौ, चावल, कपास, सरसों, मटर और तरबूज, ये आपको याद रखने हैं। अब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फसलें प्राप्त हुई हैं, इनको देखिए आप। जैसे मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार कपास उगाने का श्रेय सिंधु निवासियों को दिया जाता है, इसीलिए यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा था। यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था? सिंडन। तो इसी में अपन नोट कर सकते हैं, कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को है। कपास उगाने का श्रेय सिंधु वासियों को है। और यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा। सिंडन आपको ये याद रखना है। यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया? सिंडन। इसी प्रकार कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? और इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ। मुख्य खाद्यान्न गेहूं व जौ, याद रखना है दोस्तों। इनका मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ। इसी प्रकार देखिए, लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? चावल, बाजरा व आटा चक्की के प्रमाण। लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? चावल, बाजरा व आटा चक्की के प्रमाण। इसी प्रकार रंगपुर से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर से भी हमें चावल के प्रमाण मिले हैं।
तो एक बार ये फैक्ट हैं, इनको आप याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैटर है राजस्थान पुलिस पटवार के लेवल का है, हो सकता है इसमें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात कंटिन्यू देखिए, फिर दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। बनावली से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है देखिए। एक तो मिट्टी का हल और अच्छी किस्म के जौ के प्रमाण, अच्छी किस्म का जौ और मिट्टी का हल, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। इसी प्रकार कालीबंगा से जुते हुए खेत, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्नागार के प्रमाण। इसी प्रकार धोलावीरा से कृत्रिम जलाशय, धोलावीरा से कृत्रिम 16 प्रकार के जलाशय, और सुरतगोई जो अफ़गानिस्तान में है, यहाँ से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ के निवासी कृषि कार्यों में भी निपुण थे। जैसे हमें बनावली से मिट्टी का हल मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, जौ के प्रमाण मिले हैं, अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। इसलिए अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब फसल का अधिक उत्पादन होता था तो उसे अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। प्राकृतिक जलाशय, कृत्रिम जलाशय प्राकृतिक न होकर कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इसी प्रकार नहरों के प्रमाण मिले हैं सुरतगोई अफ़गानिस्तान से। तो कृषि उन्नत अवस्था में थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आर्थिक जीवन में हम दूसरा बिंदु लेते हैं पशुपालन। आर्थिक जीवन में दूसरा बिंदु है पशुपालन। पहला बिंदु हमने पढ़ा है कृषि, कृषि के बाद हम बात करते हैं पशुपालन। देखिए पशुपालन, तो पशु मुख्यतः भोजन के लिए, कृषि कार्यों के लिए पाले जाते थे। अर्थात हमने बात की थी यहाँ के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। तो कृषि कार्यों के लिए एवं मांस के लिए पशुओं को पाला जाता था। तो कौन कौन से मुख्यतः पशुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके बारे में देखिए। तो पशुपालन की हम बात करें तो यहाँ के निवासी भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, हाथी, गाय व बैल से परिचित थे। मुख्यतः
इन पशुओं से वे लोग परिचित थे, जिसमें भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, क्योंकि हमें कुत्ता और बिल्ली के पद चिन्ह के निशान मिले हैं। ऊँट, कालीबंगा से ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। बाघ, बारहसिंगा, हाथी, गाय और बैल से परिचित थे। यद्यपि हमें घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में घोड़े से लोग परिचित नहीं थे। इसी प्रकार यहाँ का प्रमुख पशु है एक श्रृंगी बैल। प्रमुख पशु कौन सा है? एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल। इसी प्रकार कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ की जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों में कौन कौन से पशुओं का अंकन नहीं किया गया, ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ से प्राप्त कुछ पशु हैं या मोहर हैं जहाँ इन मोहरों में इन पशुओं का अंकन नहीं मिलता है, जैसे गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर। गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, इनका यहाँ से प्राप्त मोहर में अंकन नहीं मिलता है। तो इनका मोहर में अंकन नहीं मिलता है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की मोहर में शेर का अंकन मिलता है। मेसोपोटामिया की मोहर में शेर का अंकन मिलता है, लेकिन आपको ये याद रखना है गाय, घोड़ा, ऊंट और शेर, ये चार ऐसे पशु हैं जिनका मोहर में अंकन नहीं मिलता। और गुजरात के लोग हाथी पालते थे, गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। यद्यपि हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से यहाँ के निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। देखिए, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, हाथी, गाय, बैल से परिचित थे। प्रमुख पशु था इनका एक श्रृंगी बैल। कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। गाय, घोड़ा, ऊंट, शेर ये मोहर में अंकित नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।